नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म किया है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने अपने वैदिक काल को देखा है। वैदिक काल तक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया है और हमने बताया था कि जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है वो हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल की। क्योंकि जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि वैदिक से लेकर के महाजनपद काल के बीच में एक बहुत ढेर सारे परिवर्तन होते हैं, एक ट्रांजैक्शन का पीरियड चलता है, जिसको मैंने सीमित में सूत्र काल के रूप में भी आप लोगों को बताया था कि सूत्र काल और वैदिक काल के बाद किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में चीजें कैसे बदल रही हैं। और चूंकि वैदिक के उत्तरोत्तर हिस्से में हम देखते हैं कि नगर जैसी संकल्पनाएं भी दिखाई पड़ती हैं और प्रोटो अर्बन साइट्स की बात भी मैंने की थी, जिसमें हस्तिनापुर और कौशाम्बी की चर्चा की गई थी। तो इन सब अब धीरे धीरे ये चीजें बदल रही हैं। अब इस समय महाजनपद काल के टाइम में जो आज का हमारा टॉपिक होगा महाजनपद काल, जनपद काल जो हमारा टॉपिक आज होगा, देखेंगे कि चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। और ये चीजें जो हैं इतना तेजी से बदल रही हैं कि आपको समझ में आने लगेगा कि महाजनपद काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में चीजों में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, हर एक चीज में व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अब समाज का जो स्वरूप है वो थोड़ा आधुनिक सा दिखता है। अभी के टाइम में जो चीजें दिखती हैं वो हमें इतिहास जैसी लगती हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जो देखेंगे कहते हैं नगरीय क्रांति। देखिए, पहली नगरीय क्रांति जो है वो सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहली नगरीय क्रांति माना जाता है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी चीजें थी बिल्कुल नगरों जैसी थी। वहां का सिस्टम, वहां पे नगर की व्यवस्था, वहां का लेखन कला, बाकी सारी चीजें जो भी हमें दिखाई पड़ती हैं खुदाई से, वो हमें किसी न किसी नगर की अनुभूति कराती हैं। तो पहला जो है वो था। और दूसरा नगरीय क्रांति जो है वो महाजनपद काल में दिखाई पड़ता है। तो आखिर महाजनपद काल में ऐसा क्या होता है? क्योंकि हम वैदिक टाइम को देख चुके हैं जो कि ग्रामीण टाइम है, वैसा क्या होता है कि ये नगरीय क्रांति, इसके पीछे रीजन ये है वही जो आपने देखा था वैदिक के टाइम में लौह क्रांति। आगे के इस लोहे का प्रयोग इतना बढ़ जाएगा, इस लौह क्रांति की वजह से हमें हर एक चीज में विकास दिखाई पड़ेगा, चाहे वो शासन हो, चाहे वो कृषि हो, हर एक चीज में बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। तो लौह क्रांति का ही परिणाम जो है नगरों के रूप में दिखाई पड़ता है, जहां पे नगर स्थापित होते हैं ढेर सारे। अब क्या है, देखे कि वैदिक टाइम में संकल्पनाएं थी, अब ये बढ़ करके महाजनपद हो जा रही है। इसी अध्याय में हम लोग आगे देखेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष हम देखेंगे। अंत में हम स्थितियों की चर्चा करेंगे। एक तो है कि उत्तर भारत में हमें स्थिति दिखाई पड़ रही है, दक्षिण क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है महाजनपद काल के दौरान। उत्तर भारत में अगर हम देखेंगे तो एक नई चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी कि विदेशियों का आक्रमण हो रहा है। विदेशी आक्रमण भारत में पहली बार हो रहे हैं। और दक्षिण में यहाँ पे संगम युग की स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। दक्षिण में हमें संगम युग की स्थिति दिखाई पड़ती है। संगम काल का टाइम होता है, तो जिसमें कि चेर, चोल, पांड्य जैसे राज्यों की कल्पना की गई है, उनके बारे में बताया गया है और उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर इस तरीके से होने वाला है। चलिए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि आखिर कहने के पीछे इस शब्द का प्रयोग जो है, नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग जो है वो एक
अंग्रेज इतिहासकार थे, गार्डन चाइल्ड, ठीक, जो थे, इन्होंने शब्द नगरीय क्रांति, ये कहते हैं कि अगर हम महाजनपद के इतिहास को देखें तो इसमें नगरों जैसी संकल्पनाएं दिखाई पड़ती हैं। इन्होंने 10 बिंदुओं की चर्चा की थी, जिसके आधार पे इन्होंने महाजनपद के काल को द्वितीय नगरीय क्रांति माना। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम इसको माने तो उसके लिए क्या क्या ये नगरीय क्रांति है, अभी प्रश्न उठता है। तो उसके कुछ बिंदु, कोई भी व्यवस्था नगरीय व्यवस्था है, इसको जानने का तरीका क्या हो सकता है, तो शासन, कि वहां पे शासन कैसा है। दूसरा क्या है, ठीक है, ताकि जो है हम देख सकते हैं कि वहां पे व्यापार और वाणिज्य, व्यापार जो है हम देखेंगे कि लेखन कला का ज्ञान है कि नहीं, लेखन कला का किसी प्रकार के, और पांचवा, हम 5 बिंदु पे सिर्फ चर्चा करेंगे, और इसी तरह पे कि वहां पे कोई कर व्यवस्था दिखाई पड़ती है, को देखेंगे। अगर हमें ये सारी खूबियां महाजनपद काल में दिखाई पड़ती हैं तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि एक नगरीय क्रांति था, और बिल्कुल ही नगरीय क्रांति था। तो इसकी क्या है, हम प्रूव कर रहे हैं कि शासन में शासन की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, सुव्यवस्थित शासन दिखाई पड़ता है। उसमें भी 2 तरह के शासन दिखाई पड़ते हैं। एक तो है आपका राजतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। राजतंत्र गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि राजतंत्र मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही राजा का जब शासन होता है तो उसको राजतंत्र कहते हैं। गणतंत्र में क्या होता है कि राजाओं के समूह का शासन, राजाओं के समूह का शासन। तो ये दोनों स्थितियां हमें दिखाई पड़ती हैं महाजनपद काल में। कहीं कहीं पे राजतंत्र दिखाई पड़ता है और कहीं कहीं पे गणतंत्री व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है। अब दूसरा क्या है कि मुद्रा की स्थिति की बात कर ले तो मुद्रा की स्थिति मैंने बताया था, भारत में जो पहला जो ज्ञात मुद्रा है उसको कहते हैं आहत सिक्के। तो यहाँ जो सिक्के हमें दिखाई पड़ते हैं वो है आहत सिक्के। ये 5वीं सदी ईसा पूर्व इनका काल माना गया है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि इन्हीं को पंचमार्क भी बोला जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इन सिक्कों पे विभिन्न जीवों के जो चित्र हैं उसको, उसके सील लगाए जाते थे, उनको ठोका जाता था। तो इसी से उस पे जो है पंच करना वाली बात है कि पंच करने से जो मार्क बन जाता है वही पंचमार्क सिक्के हैं। ये बेसिक चांदी के सिक्के हुआ करते थे, चांदी के होते थे। और इन्हीं को बौद्ध ग्रंथों में कर्षार्पण भी कहा गया है। इन्हीं के लिए एक और शब्द का प्रयोग हुआ है, वो शब्द है कर्षार्पण। ये बौद्ध ग्रंथों में पंचमार्क या आहत सिक्कों के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमें मुद्रा की स्थिति भी यहाँ दिखाई पड़ती है, जो कि पूर्व की व्यवस्थाओं में हमें सिक्के प्रचलित नहीं दिखाई पड़ते हैं। इनकी शुरुआत सूत्रकाल में हो जाती है। तो पहला ज्ञात सिक्का जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व में आहत सिक्का माना गया है। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य की स्थिति हम देखने की कोशिश करेंगे, क्या स्थिति। व्यापार और वाणिज्य में की हम बात करें तो व्यापारियों के एक समूह, व्यापारियों का जो संगठन है, व्यापारियों का जो संगठन है उसको बोला जाता था श्रेणी।
व्यापारियों का जो संगठन उसको श्रेणी बोला जाता था। जो श्रेणी होती थी वो एक ही प्रकार के काम करने वालों का संगठन होता था, मतलब एक ही काम करते थे। अगर बुनकर वाला काम कर रहे हैं तो बुनकर की एक अलग श्रेणी हुआ करती थी, ठीक है। रंगाई का काम चल रहा है तो उसकी एक अलग श्रेणी हुआ करती थी। तो एक ही प्रकार के काम करने वाले व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था, और इसका जो प्रधान होता था, प्रमुख होता था, उसको बोला जाता था श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन बोला जाता था, और इसी के लिए सेट्टी शब्द का भी प्रयोग होता है। आज भी आप सेट्टी शब्द देखते हैं, महाराष्ट्र साइड में ये अच्छे व्यापारी माने जाते हैं। दक्षिण भारत में सेट्टी जो है आज भी अच्छे व्यापारी माने जाते हैं। तो श्रेणी एक ही काम करने वाले व्यापारियों का संगठन है, उसके प्रमुख श्रेष्ठिन है, इसे सेट्टी भी बोला जाता है। इसके अलावा क्या है कि जो भिन्न भिन्न श्रेणी है, जो भिन्न भिन्न श्रेणी है उसका प्रमुख जो है, भिन्न भिन्न श्रेणियों का प्रमुख जो है उसको बोला गया है सार्थवाह। क्या बोला गया है? सार्थवाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए यहां से क्वेश्चन आता है कि श्रेणियों के प्रमुख को क्या बोला गया है? सार्थवाह बोला गया है, ठीक है। और इसकी स्थिति समझ लीजिए जैसे कि व्यापारियों के नेता, व्यापारियों के नेता के तौर पे इसकी स्थिति दिखाई पड़ती है बाकी, तो ये हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि हमें इस समय 18 श्रेणियों की चर्चा होती है। सही में 18 जो है श्रेणी, इसके अलावा बहुत व्यापारिक होती है, व्यापारिक मार्गों की भी चर्चा होती है। बड़े महात्मा बुद्ध ने जब वो यात्रा कर रहे थे राजगृह से जब वो कुशीनगर जा रहे थे, तो उसके बीच में उन्होंने बहुत से, कुशीनगर की यात्रा में उन्होंने बहुत से व्यापारिक मार्गों की चर्चा की थी। और ये जो व्यापारिक मार्ग थे इसमें बहुत बड़े बड़े व्यापारियों का समूह चलता था, जिसे कि कारवां बोला जाता है। ये कारवां में बौद्ध ग्रंथों से मालूम चला है कि 1000 पशुओं व्यापारियों का कारवां भी देखा गया है। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य की स्थिति क्या है। इसके अलावा जो यहाँ पे सार्थवाह हुआ करते थे उनका व्यापार पे पूरी तरीके से कंट्रोल था। वह न केवल व्यापार ये श्रेणियों के प्रमुख हुआ करते थे, बल्कि उनका काम था नियम बनाना। नियम भी बनाते थे और दंड भी दिया करते थे, ये दोनों काम करते थे। व्यवस्था जो यहाँ पे दिखाई पड़ती है, बैंकिंग जैसी स्थितियां भी हमें दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर के व्यापार वाणिज्य की स्थिति अगर देखते हैं तो काफी उन्नत है। अब रही बात लेखन कला के ज्ञान की बात है, तो बिल्कुल इस समय लेखन कला का विकास हो जो चुका है, ठीक है। और व्यवस्थित कर के अंतर्गत यहाँ पे अब चुंगी वसूलने वाली स्थिति दिखाई पड़ती है। चुंगी व्यापारिक मार्गों में, भिन्न भिन्न मार्गों में एक जगह से दूसरे जगह अपने सामान को ले जाने के लिए सीमाओं पे जो कर लिया जाता है उसी को चुंगी बोला जाता है। तो ऐसी स्थितियां भी दिखाई पड़ती हैं। तो कर व्यवस्था भी जो है काफी मॉडर्न हो गई है। तो इस तरह से दिखाई पड़ता है कि ये महाजनपद का जो काल था वो नगरीय क्रांति का काल था। यहाँ नगरों के पर्याप्त अंश हमें दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो होता है कि देखिए जब जो भिन्न भिन्न श्रेणियां हुआ करती थी, मान लीजिए कि ये अलग अलग श्रेणी हैं, इनके बीच में एक तरह की एकता स्थापित करने का काम जो करता था, विभिन्न श्रेणियों के बीच में एकता स्थापित करने का काम करता था, उसके लिए भंडारागारिक का प्रयोग हुआ है शब्द का। एक अधिकारी हुआ करता था, इसका काम था विभिन्न श्रेणियों के बीच में एकता स्थापित करना। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, जैसे कि बंदरगाह। बंदरगाहों से भी व्यापार और वाणिज्य की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक है पश्चिम दिशा के बंदरगाह और दूसरा है पूर्व। पश्चिम में भड़ौच जिसे कि भृगुकक्ष भी कहा गया है, जिसे कि
भृगु भड़ौ, जिसे कि भृगुकक्ष, ये प्रमुख बंदरगाह है, गुजरात में है, ये उस टाइम का है काल में। इसके अलावा एक और बंदरगाह है जिसे कहते हैं सुपारा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व में जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है वो है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति ये बंगाल में इसकी लोकेशन है, ये प्रमुख बंदरगाह है पूर्व का, और ये पश्चिम का है। तो ये मतलब कुल मिलाकर के हमें जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, एक व्यवस्थित नगर की स्थिति दिखाई दे रही है, नगरों की संकल्पना यहाँ पे साकारित हो रही है। इसीलिए इस काल को महाजनपद काल कहना बहुत प्रासंगिक सा प्रतीत होता है। और इन महाजनपद काल में जब हम आरंभिक बौद्ध ग्रंथों की चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि 6 आरंभिक बौद्ध ग्रंथों में 6 नगरों की चर्चा होती है। 6 नगरों की चर्चा होती है। वो कौन कौन से नगर थे? वो नगर थे आपका चंपा, राजगृह, वाराणसी, कौशाम्बी, कौशाम्बी के अलावा साकेत और श्रावस्ती। आरंभिक बौद्ध ग्रंथों में 6 नगरों की चर्चा दिखाई पड़ती है, ठीक है। और ये अगर हम फिर आगे चल के देखते हैं तो अब नगरों की संख्या महाजनपद काल में बढ़ करके हो गई है 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है। ये बौद्ध ग्रंथों में भी हुई है और जैन ग्रंथों में भी हुई है। बौद्ध की तो और जैन ग्रंथ की बात करें, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है। ये कम पूछा जाता है, ये ठीक है, तो इसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस अध्याय में हम देखते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस यही आता है कि जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी कहाँ थी, उनकी लोकेशन कहाँ थी, और कभी कभी वहाँ शासक के बारे में भी जानकारी आ जाती है। तो हमको इस चीज को याद करना पड़ेगा, और याद करने का अच्छा तरीका है कि हम साथ साथ में चीजों को समझते जाएंगे और हम इस क्लास में ही चीजों को याद कर लेंगे। तो हम 16 की बात करते हैं। पहला है चंपा। हम एक खास चीज देखेंगे कि यहां आते आते महाजनपद काल में जो पहले के जो नगर थे अब उनका स्वरूप बदल जाएगा। जैसे कि चंपा पहले नगर हुआ करता था, अब ये राजधानी बन गया। राजधानी बन गया, अंग की राजधानी बन गया, अंग की राजधानी चंपा बन गया। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पहले नगर की नाम होगा, तो नगर है अंग और यहाँ की राजधानी है चंपा, ठीक है। और यहाँ के जो राजा हैं, शासक हैं, वो है ब्रह्मदत्त। यहाँ के जो शासक, ठीक है। चंपा की अगर लोकेशन बात की जाए या अंग की बात किया जाए तो ये सबसे पूरब में है, बिहार में है, ये सबसे पूरब में है ये लोकेशन। जितने भी महाजनपद थे उसमें सबसे पूरब में अंग जनपद थी जिसकी राजधानी चंपा थी और यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त। दूसरा क्या है, इसको हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं कि अंग की राजधानी क्या है, ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या है, काशी की राजधानी क्या है। तो इसी तरीके से इसको हमको याद करना पड़ेगा। इसको वज्जी की राजधानी जो है वो है वैशाली, और काशी की राजधानी नगर हुआ करता था, अब यहां पे वो राजधानी बनी काशी का। और चौथा जो है
जो है इसकी राजधानी है, और ये भी पहले नगर हुआ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे राजधानी बन गया है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे नगरों का विकास हो रहा है। यहाँ का राजा कहीं के बारे में पूछता है, अन्यथा सब जगह के राजा के बारे में नहीं पूछा जाता है। पांचवा हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है मगध। पांचवा जो है हमारा महत्वपूर्ण है वो मगध है। इसकी दो राजधानियां हैं, एक तो है गिरिब्रज और दूसरा है राजगीर या राजगृह। ठीक है, तो ये जो गिरिब्रज है ये इसकी पुरानी राजधानी करती थी, बाद में फिर राजगृह। मगध छठा जो है वो है आपका कौशल। कौशल में दो हिस्से हैं, एक है उत्तरी कौशल और दूसरा है दक्षिणी कौशल। कौशल के दो हिस्से हैं, एक उत्तरी कौशल और दूसरा जो है दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की जो है दक्षिणी कौशल की जो है और कौशल के राजा थे ये महात्मा के समकालीन थे। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत जो थे कौशल के शासक थे जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। हम देखें सातवां कुरु इंद्रप्रस्थ, दिल्ली जिसे कहते हैं आप आज की डेट में, जिसे आप दिल्ली कहते हैं, वही कुरुक्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। मल्ल की दो राजधानियां हुआ करती थी। मल्ल के दो भाग थे, एक की राजधानी थी कुशीनगर और दूसरी थी पावापुरी। इसके बारे में खास जानकारी यह है कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध को जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण और निर्वाण में अंतर यह है कि निर्वाण व्यक्ति को जीते जाता है और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जब मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, शरीर त्याग देता है, तो उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये इनको प्राप्त था। कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है निर्वाण के लिए, जैन साहित्यों में कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है। तो मल्ल के दो हिस्से हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं पांचाल, पांचाल अगर हम देखेंगे तो इसके भी हमें दो हिस्से दिखाई पड़ेंगे, एक है उत्तरी और दूसरा है दक्षिणी। ठीक है, पांचाल के दो हिस्से हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की है अहिछत्र, अहिछत्र, और दक्षिणी की स्थिति जो है वो है काम्पिल्य, काम्पिल्य। ठीक है, और 9 ये हो गया। अब हम आते हैं 10 पे सूरसेन। सूरसेन की है मथुरा, चेदी की है सोत्थिवती, 12 पे आपका मत्स्य विराटनगर, ये राजस्थान में है। विराटनगर राजस्थान में, मतलब पश्चिम अगर आप देखिए इसकी लोकेशन दिखाई पड़ती है। अस्मक इसकी है पोतन या पोटिल, कोई भी हो सकता है। और इसकी खास बात क्या है अस्मक की, यहां से क्वेश्चन पीटी में आता है। इसकी खास बात यह है कि एकमात्र ऐसा है
जो कि दक्षिण भारत में इसकी बिलोंगिंग है। ये दक्षिण भारत में, ये इसकी लोकेशन दक्षिण भारत में पड़ती है या सुदूर दक्षिण भी आप कह सकते हैं। दक्षिण में कौन सी लोकेशन है, दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि महाजनपद काल में कौन सा ऐसा नगर है जो कि दक्षिण भारत में पाया गया एकमात्र ऐसा नगर है, वो है अस्मक। इसके अलावा पूछ सकता है कि महाजनपद काल का सबसे दक्षिणी नगर कौन सा था, तो ये भी है अस्मक। ठीक है, तो यहां से पीटी में प्रश्न आता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद गंधार आएगा आपका। गंधार की राजधानी जो है वो है तक्षशिला। ये आपका पड़ेगा जो पाकिस्तान है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, उनका जो पेशावर वाला हिस्सा है उसमें पड़ता है। और कंबोज हो गया, कंबोज का राजपुर या हाटक। और 16वां जो है वो है अवंती। अवंती के हिस्से हैं उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की है उज्जैन और दक्षिणी अवंती का है महिष्मती। शासक है वो है चंड प्रद्योत। ठीक है, यहां के शासक जो है वो है चंड प्रद्योत। अगर हम देखते हैं तो एक हमें खास चीज दिखाई पड़ती है, वो ये है कि अवंती कौशल, मगध और वत्स, ये चार जो थे सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे। जितने भी 16 महाजनपद हैं, इसमें सबसे शक्तिशाली जो है वो है वत्स, मगध, कौशल और अवंती। लेकिन आगे चल करके होता क्या है कि तमाम राज्य एक दूसरे के ऊपर कहीं न कहीं अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, तो उनके बीच में लड़ाइयां हुआ करती थी। उन लड़ाइयों का परिणाम यह होता है कि आगे चल करके दो इसमें योद्धा बचते हैं, इसमें हमें दो योद्धा बचते हैं और एक और दूसरा है अवंती। जो है और मगध जो है विजेता के तौर पे हमारे सामने प्रस्तुत होगा। और इसी से मगध के उत्कर्ष जो उत्कर्ष हो रहा है, मतलब मगध ने अपने आसपास जो भी 16 महाजनपद थे उन सब में कहीं न कहीं सर्वश्रेष्ठ जनपद होने की जो स्थिति है वो प्राप्त कर ली है। तो इसीलिए इसी अध्याय के अंतर्गत हम मगध के उत्कर्ष को भी जानने की कोशिश करते हैं। आखिर मगध का उत्कर्ष हुआ तो कैसे हुआ और ये इसका इतिहास क्या है, इन सब की चर्चा। तो इसलिए हमारा चैप्टर क्योंकि अंत में ये विजेता के तौर पे निकला है, तो जो हमारा अगला जो बिंदु है कि मगध का उत्कर्ष ये कैसे हुआ। देख रहे हैं आप कि मगध जो था क्षेत्र, ये आपका बिहार साइड में पड़ता है। क्योंकि लोहे का पर्याप्त हमें ज्ञान हो चुका था, जंगलों की कटाइयां बहुत तेजी से हो रही थी, उपजाऊ क्षेत्र था, खेती अच्छी हुआ करती थी। इससे ये जो मगध का क्षेत्र था वो नेचुरली बहुत रिच था। ठीक है, यहाँ पे संसाधन बहुत पर्याप्त मात्रा में थे। तो एक अच्छे या श्रेष्ठ राज्य बनने के लिए जो भी प्राकृतिक सहायता की जरूरत होती है वो इसके पास थी, मगध के पास। फिर क्या होता है कि जो मगध का उत्कर्ष होता है, यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि मगध सबसे पहले जो चर्चा होती है, मगध की जो सबसे पहले उल्लेख मिला है वो मिला है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध की सबसे पहले चर्चा हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन मगध के इतिहास को जानने के लिए हमें पुराणों और महाभारत इसकी माध्यम से हम मगध के इतिहास को
जान पाते हैं। मगध की पहली चर्चा यहाँ मिलती है, लेकिन मगध का इतिहास जानने के लिए हमें पुराणों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा महाभारत में भी इसकी चर्चा हमें दिखाई पड़ती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मगध में कौन से शासक हुआ करते थे। तो मगध में जो पहला वंश है, जो प्रथम वंश है, मतलब उसके नाम की चर्चा हमें अज्ञात, इस वंश का जो संस्थापक है इसकी चर्चा हमें मिलती है, बृहदस्थ है, बृहद्रथ है। सबसे पहले अब किस वंश की नींव की थी इसके बारे में चर्चा नहीं मिलती है, उसकी सूचना हमें नहीं मिलती है, लेकिन यह बताया गया है कि मगध में सबसे पहले बृहद्रथ ने स्थापना की किसी अज्ञात वंश की, जो कि सबसे प्राचीन वंश था। बृहद्रथ ने मगध में सबसे प्राचीन किसी वंश की स्थापना की, लेकिन उसका नाम नहीं पता है, ठीक है। और बृहद्रथ इसका पुत्र जो है जरासंध, जिसको कि भीम ने मारा था। ये वही जरासंध जिसको भीम ने मारा था, तो ये इसका पुत्र था। बृहद्रथ का ये पुत्र है जरासंध, और बृहद्रथ के जो इसके जो पिता हैं वो वसु थे। इनके पिता जो थे वो गिरिब्रज, जो मगध की राजधानी है, उसको स्थापित करने का श्रेय बृहद्रथ के पिता जो थे वसु, उन्होंने सबसे पहले जो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रज, उसको बनाने का श्रेय बृहद्रथ के पिता को है। तो बृहद्रथ ने सबसे प्राचीन वंश जो भी था अज्ञात, जिसका नाम नहीं पता है, उसके संस्थापक ये थे। मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक ये थे। क्योंकि इसके बारे में पर्याप्त जानकारियां नहीं मिलती है, तो हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि कहां से हमें पहला ज्ञात वंश की प्राप्ति होती है। तो भारत के इतिहास में जो पहला ज्ञात वंश है वो है हर्यक वंश। ये पहला ज्ञात वंश है भारत के इतिहास का। इसी के लिए हमें पित्तहंता वंश भी इसका नाम कहा गया, क्योंकि इस वंश में जो भी शासक हुए हैं उन्होंने शासन पाने की लालसा में अपने पिता की हत्या की और उसके बाद राजगद्दी को अपने अधीन किया। इसीलिए इस वंश को पित्तहंता वंश भी कहा जाता है, हर्यक वंश को। हर्यक वंश से प्रश्न आते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। 3 शासक हैं, एक है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु और तीसरा उदयन। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ये वही उदयन है जो कि कौशांबी का शासक है। अब क्या है, इन सब के बारे में हमें छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी सबसे कुछ प्रश्न आ जाए तो ज्यादा हम इन सब के बारे में छोटी छोटी जानकारियां कलेक्ट कर। पहला तो इनका शासन का समय क्या था, यद्यपि यहां से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अच्छी बात यह कि जो ये हर्यक वंश है इसकी ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। बिंबिसार जो है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक है। 492 बीसी तक है। अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड है वो है 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी तक है। और उदयन का जो कार्य है वो 460 बीसी से लेकर के 444 बीसी तक है। तो ये 544 से लेकर के 444 तक हर्यक वंश जो है रहा, इसमें कि 3 शासन प्रमुख शासक हुए हैं। और विस्तार के बारे में हम सबके बारे में
जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस नोट करने के लिए ये हमने बता दिया था। अब रही बात बिंबिसार की। देखिए पहली चीज तो ये है कि इसका उपनाम, इसका जो उपनाम है श्रेणीय, श्रेणीय और कहीं कहीं पे श्रेणिक भी मिलता है। तो दोनों आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि बिंबिसार का उपनाम क्या था। ठीक है, जैन साहित्यों में हमें ये नाम दिखाई पड़ता है। दूसरा क्या है कि ये बौद्ध और जैन दोनों मत का, बौद्ध व जैन दोनों का पोषक था, दोनों मतों का ये पोषक था। तीसरी बात क्या है कि अगर हम देखें कि साम्राज्य विस्तार की बात, तो साम्राज्य विस्तार के लिए इसने दो तरह की नीति अपनाई थी। एक तो युद्ध की नीति है और दूसरा है विवाह की नीति। ठीक है, युद्ध की नीति के अंतर्गत इसने अंग के राजा जो थे ब्रह्मदत्त, जो हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मदत्त, उसको पराजित करके अंग को मगध में मिला लिया, अंग को मगध में मिला लिया। तो इस तरह से युद्ध के माध्यम से उसने अंग को अपने राज्य में ला लिया और विवाह के माध्यम से उसने क्या किया, इसको समझना जरूरी है। विवाह में उसने प्रमुख विवाह की हमें कल्पनाएं दिखाई पड़ती हैं। पहला है लिक्ष्वी गणराज्य। लिक्ष्वी गणराज्य जो था ये गणतंत्र था, वहां के जो राजा थे उनकी जो पुत्री है चेल्ला, कहीं कहीं पे अन्य नाम भी होता है, चेल्ला भी होता है, लेकिन उनकी पुत्री चेल्ला थी, उससे विवाह किए थे स्वरूप। इनकी बहन महाकोसला, दूसरा विवाह इससे हुआ महाकोसला। मध्य देश, ये मध्य देश जो है ये कुरुक्षेत्र के आसपास है, ये की राजकुमारी है क्षेमा, इनसे इसने शादी की। तो 3 शादियां मिली। कौशल की जो राजा है प्रसेनजीत, इनकी बहन महाकोसला से शादी करने के बाद काशी इसे दहेज में मिलाई पड़ता है। ठीक है, अंग को ब्रह्मदत्त से इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया बिंबिसार ने, काशी दहेज के तौर पे इसको मिल जाता है। भद्र देश ये कुरु के समीप है, वहां की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करने से भी वो कहीं न कहीं उन क्षेत्रों पे इसकी अधीनता सी हो जाती है। ठीक है, तो इसने इस तरह से अपनी विवाह नीतियों का अनुसरण किया और साम्राज्य के विस्तार की बात की। अब इसके साथ होता क्या है कि इसका पुत्र अजातशत्रु जो है इसको मार करके गद्दी करता है, इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ एक नई चीज ये है कि राजगीर जिसे कहते हैं, राजगीर नगर की इसने स्थापना की थी। राजगीर नामक नए नगर की स्थापना अगर पूछे तो बिंबिसार ने की थी। ये प्रश्न, राजगीर नगर की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। अब हम देखेंगे अजातशत्रु। दूसरा जो है वो है अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, थोड़ी बहुत है। इसका जो उपनाम है वो है कुड़िक, और इसने क्या किया कि अपने जो मामा थे प्रसेनजीत, जो कौशल के राजा थे, उनसे इसने कौशल को लगभग जीत लिया। बाद में
इनके बीच होती है और वो अपनी पुत्री प्रसेनजित जो है वो अपनी पुत्री जिसका नाम बाजीरा है, इसका विवाह जो है अजातशत्रु से कर देते हैं। दिन आ गया। देखिए किस तरीके से यहां पे साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। और इसके क्या किया कि दिन आती थी उसको उनसे जीत लिया। इसके अलावा इसके समय में प्रथम बौद्ध संगति जो है 4 संगतियां हुई थी बौद्धों की, जिसको कि हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। जब हम बौद्ध जैन धर्मों की बात करेंगे तो हम 4 संगतियों की बात करेंगे। तो इसके टाइम में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। और इसने जब ये गद्दी पर बैठा था तो 8वें वर्ष में जो है महात्मा बुद्ध जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, महान परिनिर्वाण की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो इसने उनके अवशेषों के आधार पर एक स्तूप का भी निर्माण कराया था, ठीक है, अजातशत्रु ने। और इसके बाद उदयन जो तीसरा है वो है उदयन। उदयन की खास बात यही है कि इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और राजधानी को यहाँ पे इसने स्थानांतरित कर लिया। पाटलिपुत्र अब मगध की राजधानी बन गई थी। उदयन के टाइम में पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। जो पहले राजगृह या गृहब्रज रहा करती थी वो उदयन के टाइम में पाटलिपुत्र बन गई है इसकी राजधानी, ठीक है। अब क्या है कि इसके पुराणों में इसके 3 पुत्रों की चर्चा होती है और उदयन को भी जनता पसंद नहीं करती थी, तो जनता ने इसको निष्कासित कर दिया और उसके अमात्य जो कि शिशुनाग नाम था उसको इन्होंने राजगद्दी दे दी और यहाँ से एक नए वंश की शुरुआत होती है जो है शिशुनाग वंश, ठीक है। तो यहाँ से एक नए वंश की शुरुआत होती है जो कि है शिशुनाग वंश। अब क्या है, शिशुनाग वंश के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारियां होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो हल्का सा हमें इन सब के बारे में भी जानकारी होगी। हम देखते हैं इसमें कौन कौन से राजा हुए हैं। शिशुनाग वंश, संस्थापक जो है वो है शिशुनाग ही है। इस वंश का जो संस्थापक है वो शिशुनाग ही है। और इसने क्या किया, मगध को और विस्तार किया और अवंती को फाइनली, अवंती युद्ध में यद्यपि पराजित तो नहीं हुआ था लेकिन इसने फाइनली अवंती को जो है वो मगध का हिस्सा बना दिया, ठीक है। शिशुनाग ने अवंती को मगध का हिस्सा बना दिया। और इसने क्या किया, जो उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र थे, इसने राजधानी अब मगध की राजधानी इसके टाइम में वैशाली हो गई है। मगध की राजधानी इसके टाइम में वैशाली हो गई, ठीक है। तो ये एक नया परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, चेंज, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। जहां आप परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं वहीं हमको फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि शिशुनाग के बाद इसका जो लड़का है कालाशोक, इसको काकवर्ण भी कहा जाता था क्योंकि ये काफी काला था, काकवर्ण भी कहा जाता था। इसके टाइम में क्या हुआ था, इसके टाइम में इसने पुनः पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दी थी, ठीक है। इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दी। इसके टाइम में द्वितीय बौद्ध जो हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। और तीसरा क्या है कि इसके आते हैं लेकिन वो इतने, और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है महानंदिन। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो महानंदिन, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे आता है महानंदिन को हरा के महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव डाली। नंद वंश आता है, इसकी नींव डाली थी महापद्मनंद ने, महापद्मनंद। इसके खास विशेषता ये थी कि महापद्मनंद जो है इसको पुराणों में
एक राट गया। एक राट मतलब चक्रवर्ती जैसे संकल्पना जो थी ये वैसा ही था। इसके टाइम में मगध का सबसे ज्यादा शक्तिशाली का शासक पूछा जाए मगध का तो महापद्मनंद हुआ करता था। ये एक राट या चक्रवर्ती था, ऐसी बात जो है पुराणों में इसके बारे में कही गई है। और इसने क्या किया था, इसके अलावा इसने कलिंग को जीता और कलिंग को जीतने के बाद इसने क्या किया कि वहां के जो खारवेल का जो हाथी गुम्फा, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे हमें दो तरह की जानकारियां मिलती है कि इसने नहरें खुदवाई, कलिंग में क्षेत्र में इसने नहरें खुदवाई हैं और जैन प्रतिमा को उठा लाया है। जैन प्रतिमा को उठा लाता है महापद्मनंद। इसकी चर्चा हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है। इसको एक राट या चक्रवर्ती सम्राट सबसे शक्तिशाली है। और इसके अतिरिक्त इसके लिए जो है दो अन्य शब्दों की भी चर्चा होती है जो महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन है जो इसके लिए प्रयुक्त होते हैं? सर्व छत्रांतक या अपरो परशुराम, ये दो शब्द भी इसके लिए प्रयोग होते हैं। सर्व छत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और अपरो परशुराम, परशुराम ने चूंकि क्षत्रियों का संहार किया था तो इसने कहीं न कहीं सारे राजाओं को जीत लिया। एक चक्रवर्ती एक राट राजा था, इसीलिए इसके लिए इस तरह की उपाधि भी है। पुराणों में इसकी चर्चा होती है, ये भी पीटी में इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और महापद्मनंद जो है, ठीक है, ये पुत्र है, ये एक दासी का पुत्र है। ऐसा माना जाता है कि ये जो थे नंद जो थे ये कहीं न कहीं दासी पुत्र थे। और इसका जो अंतिम शासक है वो है घनानंद। और घनानंद के टाइम में इसने क्या किया, इसने जनता पे बहुत ज्यादा कर का आरोपण किया। इसके पास धन बहुत हो गया था और इसी धन से प्रभावित होकर के भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें कि सिकंदर आक्रमण होता है और फारसियों का आक्रमण होता है। धनानंद जो है इसी के टाइम में सिकंदर का आक्रमण हो रहा है और ये जैन मत का पोषक है, जैन मत का ये पोषक था। इसके अलावा क्या है कि हमें कुछ और गणराज्य उनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि गणराज्यों से भी प्रश्न आते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से गणराज्य है। 10 गणराज्यों की सूचना में मिलती है, लेकिन हम सिर्फ 5 गणराज्यों के बारे में याद करेंगे कि वो गणराज्य उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी। तो इसको आप लिख लीजिए। देखिए, पहला है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध जो थे 7 थे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रामगाम, यहाँ पे कोलियों का शासक है, ठीक है। इस गणराज्य में कोलियों का शासक है। कुशीनारा, कुशीनारा में जो है मल्लों का शासक है। मल्ल जो थे वो कुशीनारा में थे। इसके अलावा पावा में भी मल्ल पाए गए हैं। पावा के मल्ल कुशीनारा के मल्लों से अलग हैं, ठीक है। और पिपलीवन में मोरियों का शासन है, मोरीय, ठीक है। और वैशाली में जो है, वैशाली में लिच्छवियों का शासन है, लिच्छवी गणराज्य का शासन है। और 7वां जो है वो आपका हो गया मिथिला। मिथिला में विदेह का शासन है। मिथिला में विदेह का शासन है। तो आपको ये देखने पड़ेगा कि ये जो गणराज्य है जिनके नाम मैंने लिख दिए हैं, ये आप थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा। यहां से प्रश्न अगर आ जाए मिलान करने के लिए तो इन्हीं 7 से आ सकता है, तो इसको एक बार आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसके बाद जो हम अगला पढ़ेंगे
वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उत्तर भारत और दक्षिण भारत की स्थितियां बनती हैं। उसको हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम फारसियों के आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण और दक्षिण भारत की स्थितियां देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद, और कल हम लोग इसी तरीके से अपने एनर्जी के साथ कल की शुरुआत क्लास की करेंगे। ठीक है।